साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे लाइव के माध्यम से रूबरू हो रहा हूं और मेरा लाइव आने का जो कारण है वो यह है कि पिछले कुछ दिनों से हम 12 में गांव-गांव घूम रहे हैं और जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं उन हालातों को आपके सामने लाना चाहता हूं। वहाँ की प्रशासनिक और राजनीतिक जो हालात है उन्हें आपकी नज़र में डालना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका या तो धरातल पे कितने लोगों से वो मिलते हैं ये मायने रखता है, या फिर दूसरा उनकी बात को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के द्वारा लोगों तक उनकी बात को पहुंचाया जाता है, तब लोगों को पता लगता है। लेकिन हमें मीडिया से जितनी अपेक्षा रहती है, आशा रहती है, जितने लोग मीडिया हमारी मदद करना चाहिए, वो सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। और ये सौभाग्यशाली हैं हम कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को कहते हैं तो वो लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे भी अपील करूंगा कि मेरी आवाज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि 12 और हाड़ौती की राजनीति के बारे में, वहाँ का प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता लगे। मित्रों, हत्याएं पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में होती है और हत्याओं के कई कारण होते हैं, कई निजी कारण होते हैं, कई जमीन विवाद होते हैं, कई और बदलाव की भावना से हत्याएं होती है। लेकिन जिस तरह से 12 जिले में पिछले समय 2 हत्याएं हुई, वो दोनों ही हत्याएं वहां के कांग्रेस नेताओं की हुई, जिसमें एक कांग्रेस के नेता थे गौरव शर्मा 12 से, और दूसरे तो दिनेश मीणा झारखंड, जो भी कांग्रेस के नेता थे। इन दोनों नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई और हत्यारे वो भी दोनों कांग्रेस पार्टी से थे। कुछ मुलजिम पकड़े गए हैं, कुछ मुलजिम आज भी खुले घूम रहे हैं। गौरव शर्मा की जो हत्या 12 में हुई, उसके तार कहीं न कहीं वहां के जो मंत्री थे प्रमोद जैन भैया, उससे जुड़े हुए थे। हत्या हुई, हत्या के बाद में जिस तरह से जो वहां के लोगों में गुस्सा था, वहां के लोग जो सड़कों पे आना चाह रहे थे, आंदोलन करना चाह रहे थे और षड्यंत्रकारियों को पकड़ने की मांग को लेकर जो आंदोलित हुए, तो वहां किसी तरह से राजनीतिक दबाव देकर, राजनीतिक पद का फायदा उठाते हुए, प्रशासनिक लोगों का फायदा उठाते वहां झूठे मुकदमे लगाकर, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन पे मुकदमे लगाकर गौरव शर्मा हत्या के जो आंदोलनकर्ता थे उनको दबा दिया गया, उनकी आवाज को दबा दिया गया। उसके थोड़े दिन बाद ही आटरू में दिनेश झारखंड की हत्या होती है। हत्या में 15 से 20 आदमी शामिल होकर राजनीतिक और निजी कारणों से दिनेश झारखंड की हत्या करते हैं, उस पर हमला करते हैं, हत्या करते हैं। हत्या के बाद में 12 में एक आंदोलन होता है और लोगों में बहुत सारे कारणों की वजह से जो घुटन थी, जो 12 की जनता जो एक घुटन महसूस करती थी, 12 की जनता के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था, वो गुस्सा दिनेश झारखंड की हत्या के बाद फूट पड़ा और वो एक उग्र आंदोलन में बदल गया। जब हम सब लोग दिनेश झारखंड की जो बॉडी थी, शरीर था, वो जयपुर से जब लेके उसको वहाँ उसके गांव आ रहे थे, तो हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। उनमें ज़्यादातर लोग वो थे जो दिनेश की बॉडी को उनकी अंत्येष्टि के लिए आए थे कि दिनेश की बॉडी आएगी तो हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे।
लेकिन बॉडी आई उसके पहले ही कुछ लोगों ने उत्तेजित होकर एक बस को आग लगा दी। मैंने प्रयास भी किया कि बस में आग लगने से बचाया जाए, लेकिन उसके पहले बस जल चुकी थी। उसके बाद जब दिनेश की बॉडी जब आई तो दिनेश का घर जो गांव में था वो एक ऑन द रोड था, सड़क के ऊपर उसका घर था। बॉडी आने के पहले ही प्रशासन को ये डर था कि कोई अनहोनी नहीं हो जाए, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो जाए। तो पुलिस 12 जिले की पुलिस सहित कोटा के जो आईजी साहब थे खमेसरा जी और संभाग आयुक्त जो कोटा की थी मैडम, वो दोनों घटनास्थल पर आए थे। और जब दिनेश झारखंड की जब बॉडी गांव आई तो वो एम्बुलेंस में थी, उसको हमने सड़क पे भी नहीं उतारा था। घर के बाहर हजारों की संख्या में लोग थे। लोगों का मन था कि भाई दिनेश के हत्यारों को जब तक गिरफ्तार नहीं करे, जब तक अंत्येष्टि नहीं की जाए। लेकिन वहां जो आला अफसर थे पुलिस के और प्रशासन के, कोटा आईजी और कोटा की संभागीय आयुक्त, उनसे जब समाज के और प्रबुद्ध जनों की जब बात हुई तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम 4 दिन के अंदर दिनेश के जो भी हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। आज कई दिन बीत गए, आज भी दिनेश के हत्यारे और गौरव शर्मा के हत्यारे सड़कों पे घूम रहे हैं। और जब आईजी और संभागीय आयुक्त से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि इसमें जो आंदोलनकर्ताओं के खिलाफ जो भी मुकदमा होगा उस मुकदमे में हम पारदर्शिता से और कम से कम उसमें वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 12 का जो एसपी है राजकुमार चौधरी, वो किस तरह से मंत्री के दबाव में काम कर रहा है। मेरे को पता लगा है कि जो पहली एफआईआर दो एफआईआर पुलिस ने दर्ज करी थी, एक में मेरा मुख्य नाम मेरा था, जिसमें यह कहा गया कि नरेश मीणा, पूर्व विधायक कंवरलाल जी मीणा सहित 7 लोगों ने भीड़ को उकसाया, उसके बाद आगजनी हुई। एक मुकदमा दूसरा यह लगाया गया कि इन लोगों ने रास्ता जाम किया और बॉडी को रोड पे रखा। ये बात सही है कि बस में आग लगी, भीड़ ने आग लगाई। वहां ऐसा भी नहीं था कि कोई भाषणबाजी हुई हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारा कुछ वो मेरे नेतृत्व में हुआ और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। जो भी धाराएं लगे वो मेरे खिलाफ लगे। जेल जाना है तो मेरे को जेल भेजे। लेकिन वहां जो लोग दिनेश की अंत्येष्टि में आए थे, जो लोग दिनेश के दाह संस्कार के लिए वहां तैयारी करके आए थे, उसके रिश्तेदार नातेदार, अब पुलिस उनको परेशान कर रही है, पुलिस उनको फंसाने की साजिश कर रही है, जो मेरे रहते मैं होने नहीं दूंगा। मैं फिर से राजस्थान पुलिस के डीजीपी और कोटा आईजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी कार्रवाई करें वो मेरे पे करें, लेकिन उन निर्दोष लोगों को, आम लोगों पर कार्रवाई ना करें जो दिनेश के रिश्तेदार थे, दिनेश के नातेदार थे, जो अंत्येष्टि के लिए, दिनेश की अंतिम क्रिया के लिए वहां आए थे। आपको सो मोटो लेना चाहिए कि वहां पे बॉडी एम्बुलेंस से नहीं उतारी गई थी। लोग सड़क पर थे, जाम नहीं था। लेकिन इतना होने के बावजूद अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप मेरे पे करें, उसका स्वागत है। दूसरा, मैं जैसे अभी चुनाव की तैयारी में छपरा चिगुड़ में घूमता हूं तो हालात यह है कि वहां कुछ गैंगें इस तरह की काम कर रही है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की मिली हुई गैंगें हैं, जो किसानों के जानवरों को, मवेशियों को, भैंस और गायों को वहां से चुरवाते हैं और टोंक में लाके काट देते हैं। कई जो जानवरों के मालिक है वो थानों के चक्कर काटते हैं, पुलिस वाले उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। एक मामले में एक व्यक्ति की 2 भैंस और 1 पाड़ी चोरी होती है, उसको कटवा दिया जाता है। वहां का विधायी प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा पुलिस और पीड़ित के बीच में मांडोली करके 2.5 लाख की भैंसों के 50,000 रुपए दिलवा देता है और ये कहता है कि मुकदमा दर्ज मत करो। मैं कोटा आईजी साहब, डीजी साहब से निवेदन करूंगा कि वहां जो एसएचओ था यादव,
उसने 50,000 रुपये उनको दिए, बल्कि 7 लाख रुपए खुद ने रख लिए जेब में। 3.5 लाख रुपए वो टोंक में जहां उसकी भैंसें कटी वहां से लेके आया, और जो 5-6 मुलजिम थे उनसे 50,000 रुपये लेके इस तरह से 7 लाख रुपए लिए। और जिसकी भैंसें थी उस भैंस वाले को केवल मात्र 50,000 रुपये देके रफा दफा कर दिया, मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसी तरह से छबड़ा में एक लड़के का अपहरण करके मध्य प्रदेश के 8 पुलिसकर्मी और वहां के कुछ लोग ले जाते हैं, उससे 1 लाख रुपए उसके परिवार वालों को बुलाकर 1 लाख रुपए ले लेते हैं। छबड़ा थाने में मुकदमा दर्ज है, आज तक भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक छबड़ा में कांग्रेस का जो नगर अध्यक्ष है सीपी गेरा, वो नगर अध्यक्ष सीपी गेरा जो है उसने वहां 30 गरीब लोगों की जमीन पे कब्जे कर रखे हैं, जिस पर प्रमोद जैन भाया और प्रताप सिंह सिंघवी का हाथ है, उसका उनका आशीर्वाद है, और जिस पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह के बहुत सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिन पर पुलिस का ध्यान नहीं है। अगर पुलिस का ध्यान है तो केवल यह है कि किस तरह से वहां राजनीति में जो भी नए लोग आए और जो ये स्थापित नेता है प्रमोद जैन भाई और प्रताप सिंह सिंघवी, इनके खिलाफ जो भी बोले उनके खिलाफ झूठी कार्रवाइयां करें और इनको जेलों में भेजें। जैसे आपको पता है कि मेरे को पहले भी हाई कोर्ट के बैन होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बैन होने के बाद मैंने बजरी का एक भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, और उसमें भी मुझे 1 महीने के लिए मंत्री के द्वारा जेल भिजवाया गया, मेरे पर झूठी मुकदमे और झूठी धाराएं लगाई गई। अभी भी इनका इस तरह का चल रहा है। हमारा एक साथी जो नगर पालिका 12 में कांग्रेस कमेटी से चेयरमैन रहा नगर पालिका का, जिसने उस पूरे 12 जिले को, 12 शहर को का विकास किया, 12 शहर को उसने चमका दिया था, उस पर 14 झूठे मुकदमे लगाकर और मंत्री ने उसको जेल भेजा। और आज उसका कारण यह रहा कि वो प्रताड़ित होकर, प्रताड़ित होकर आज वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकी प्रताड़ना से, इनकी दबाव की राजनीति के कारण आज कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। पर हम कमजोर नहीं है, डरने वाले नहीं है। इनके खिलाफ पूरी दमखम से लड़ेंगे, और ये जितना कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक हजारों फोन इस बात के आते हैं कि भाई साहब हमारे गांव में लाइट नहीं आ रही, भाई साहब केसीसी के नाम पर बैंक मैनेजर पैसे मांग रहे हैं, थाने में एफआईआर रोज कराने जाते हैं तो पैसे मांगते हैं, अफीम के झूठे मुकदमों में 91 की एनडीपीएस की 91 की कार्रवाइयां करते हैं, और एक व्यक्ति के पास अगर कोई अफीम या अफीम से संबंधित माल पकड़ा जाता है तो उसके आड़ में बाकी जितने भी राजनीतिक लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लगाकर उनसे बड़ी बड़ी रकम अपना ये ऐंठते हैं। साथियों, हम सब लोग अभी एक साथ बैठेंगे सब टीम के साथ, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम रोज रोज थाने और तहसील के हम पर धरना नहीं दे सकते। हमें एक साथ एक ही जगह कार्रवाई करनी होगी, और वो कार्रवाई बड़ी कार्रवाई हो जिससे पूरा प्रशासन हमारी बात को माने। आप सब लोग अगर तैयार हो, आप सब लोग मेरे साथ खड़े हो, तो मैं 5 सितंबर को मंगलवार के दिन 12 कलेक्ट्री के सामने, 12 पुलिस प्रशासन और कलेक्ट्री के प्रशासन के सामने आमरण अनशन पर बैठूंगा, और मैं चाहता हूं कि 12 के हर गरीब की, हर कमजोर व्यक्ति की लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़े। मैं अकेला लड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे भरोसा है जिस तरह से आप सब लोग मेरे साथ हो और आप सब लोग मेरे साथ मजबूती से मेरे साथ खड़े हो, हम इन अतिताइयों का, हम इन निरंकुश लोग जो पदों पर बैठे हैं और जो सड़ा गला प्रशासनिक तंत्र है जो केवल बिना पैसे के 12 जिले में कोई काम करना नहीं चाहता है,
इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उसके लिए हमें सब लोगों को लामबंद इकट्ठा होना है। दूसरा, जो दोनों हत्याएं हमारे यहाँ हुई, दिनेश झारखंड और गौरव शर्मा, उन दोनों हत्यारों को भी गिरफ्तारी के लिए हम जल्दी आंदोलन करेंगे। तो मैं आपसे आह्वान करता हूं कि 5 सितंबर को मंगलवार के दिन आप मेरे साथ बारा कलेक्ट्री के लिए तैयारी करें और हजारों की तादाद में हम बारा कलेक्ट्री पहुंचे और अपना आमरण अनशन करें। धन्यवाद दोस्तों।